नमस्कार दोस्तों, आज हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की आप बीती कहानी भाग 2 पर चर्चा करेंगे। आशा करता हूं कि आपको यह हमारा वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो चलिए आज का हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो भीमराव अंबेडकर के द्वारा छुआछूत के विरुद्ध बहुत बड़ा संघर्ष किया गया है। अंबेडकर जी ने कहा था कि छुआछूत गुलामी से बदतर है। दोस्तों, अंबेडकर बड़ौदा के रियासत राज्य द्वारा शिक्षित थे, अतः उनकी सेवा करने के लिए बाध्य थे। साथ ही उन्होंने महाराजा गायकवाड़ का सैन्य सचिव नियुक्त किया गया था, लेकिन जातिगत भेदभाव के कारण कुछ ही समय में उन्हें नौकरी छोड़नी पड़ी। साथ ही उन्होंने इस घटना को अपनी आप बीती वेटिंग फॉर अ वीजा में वर्णित किया है। इसके बाद उन्होंने अपने बढ़ते परिवार के लिए जीविका साधन खोजने के लिए पुनः प्रयास किए। साथियों, जिसके लिए उन्होंने लेखाकार के रूप में व एक निजी शिक्षक के रूप में भी काम किया था और एक निवेश परामर्श व्यवसाय की स्थापना की, किंतु ये सभी प्रयास तब विफल हो गए जब उनके ग्राहकों ने जाना कि ये अछूत हैं। साथियों, 1918 में ये मुंबई के सिडेनहम कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में राजनीतिक अर्थशास्त्र के प्रोफेसर बने। दोस्तों, हालांकि वे छात्रों के साथ सफल रहे, फिर भी अन्य प्रोफेसरों ने उनके साथ पानी पीने के बर्तन साझा करने पर विरोध किया। साथियों, भारत सरकार अधिनियम 1919 तैयार कर रही साउथ बरो समिति के समक्ष भारत के एक प्रमुख विद्वान के तौर पर अंबेडकर को साक्ष्य देने के लिए आमंत्रित किया गया। इस सुनवाई के द्वारा अंबेडकर ने दलितों और अन्य धार्मिक समुदायों के लिए पृथक निर्वाचिका और आरक्षण देने की वकालत की। साथियों, 1920 में बम्बई से उन्होंने साप्ताहिक मूक नायक के प्रकाशन की शुरुआत की। यह प्रकाशन शीघ्र ही पाठकों में लोकप्रिय हो गया। तब अंबेडकर ने इसका प्रयोग रूढ़िवादी हिंदू राजनेताओं व जातीय भेदभाव से लड़ने के प्रति भारतीय राजनीतिक समुदाय की अनिच्छा की। साथियों, आलोचना करने के लिए उनके दलित वर्ग के एक सम्मेलन के दौरान दिए गए भाषण ने कोल्हापुर राज्य के स्थानीय शासक साहू चतुर्थ को बहुत प्रभावित किया, जिनका अंबेडकर के साथ भोजन करना रूढ़िवादी समाज में हलचल मचा गया। साथियों, बॉम्बे उच्च न्यायालय में विधि का अभ्यास करते हुए उन्होंने अछूतों की शिक्षा को बढ़ावा देने और उन्हें ऊपर उठाने के प्रयास किए। उनका पहला संगठित प्रयास केंद्रीय संस्थान बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना था, जिसका उद्देश्य शिक्षा और सामाजिक आर्थिक सुधार को बढ़ावा देने के साथ ही अवसादग्रस्त वर्गों के रूप में संदर्भित बहिष्कार के कल्याण कराना था। दलित अधिकारों की रक्षा के लिए उन्होंने मूक नायक, बहिष्कृत भारत, समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी 5 पत्रिकाएं निकाली। साथियों, सन 1925 में उन्होंने बम्बई प्रेसिडेंसी समिति के सभी यूरोपीय सदस्यों वाले साइमन कमीशन में काम करने के लिए नियुक्त किया गया। इस आयोग के विरोध में भारत भर में विरोध प्रदर्शन हुए, जहां इसकी रिपोर्ट को अधिकतर भारतीयों द्वारा अनदेखा कर दिया गया। साथियों, अंबेडकर ने अलग से भविष्य के संवैधानिक सुधारों के लिए सिफारिश लिखकर भेजी। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के अंतर्गत 1 जनवरी 1818 को हुई कोरेगांव की लड़ाई के दौरान मारे गए भारतीय महार सैनिकों के सम्मान में अंबेडकर ने 1 जनवरी 1927 को कोरेगांव विजय स्मारक जय स्तंभ में एक समारोह आयोजित किया। यहाँ महार समुदाय से संबंधित सैनिकों के नाम संगमरमर के एक शिलालेख पर खुदवाए गए। साथियों, कोरेगांव को दलित स्वाभिमान का प्रतीक बनाया गया। सन 1927 तक डॉक्टर अंबेडकर ने छुआछूत के विरुद्ध एक व्यापक एवं सक्रिय आंदोलन आरंभ करने का निर्णय किया। साथ ही उन्होंने सार्वजनिक आंदोलन, सत्याग्रहों और जासूसों के द्वारा पेयजल के सार्वजनिक संसाधन समाज के सभी वर्गों के लिए खुलवाने के साथ ही उन्होंने अछूतों को भी हिंदू मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार दिलाने के लिए संघर्ष किया। उन्होंने महाड़ शहर में अछूत समुदाय को भी नगर की चौदार जलाशय से पानी लेने का अधिकार दिलाने के लिए सत्याग्रह चलाया।
साथियों बताते चलें 1927 के अंत में सम्मेलन में अम्बेडकर ने जाति भेदभाव और छुआछूत को वैचारिक रूप से न्याय संगत बनाने के लिए प्राचीन हिंदू पाठ मनुस्मृति जिसके कई पद खुलकर जातीय भेदभाव व जातिवाद का समर्थन करते हैं की सार्वजनिक रूप से निंदा की और उन्होंने औपचारिक रूप से प्राचीन पाठ की प्रतियां जलाईं। दिसंबर 1927 को उन्होंने हजारों अनुयायियों के नेतृत्व में मनुस्मृति की प्रतियां को जलाया। इसकी स्मृति में प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को मनुस्मृति दहन दिवस के रूप में अम्बेडकरवादियों और हिंदू दलितों द्वारा साथियों मनाया जाता है। 1930 में अम्बेडकर ने 3 महीने की तैयारी के बाद कालाराम मंदिर सत्याग्रह आरंभ किया। साथियों कालाराम मंदिर आंदोलन में लगभग 15,000 स्वयंसेवक इकट्ठे हुए, जिससे नासिक की सबसे बड़ी प्रतिक्रियाएं हुईं। जुलूस का नेतृत्व एक सैन्य बैंड ने किया था। स्काउट का एक बैच महिलाएं और पुरुष पहली बार भगवान को देखने के लिए अनुशासन, आदेश और दृढ़ संकल्प में चले गए। जब वे द्वार तक पहुंचे तो द्वार ब्राह्मण अधिकारियों द्वारा बंद कर दिए गए। साथियों पूना पैक्ट के बारे में हम आपको बताते चलें। अब तक भीमराव अंबेडकर आज तक की सबसे बड़ी अछूत राजनीतिक हस्ती बन चुके थे। उन्होंने मुख्यधारा में महत्वपूर्ण राजनीतिक दलों की जाति व्यवस्था के उन्मूलन के प्रति उनकी कथित उदासीनता की कटु आलोचना की। साथियों अम्बेडकर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और उसके नेता महात्मा गांधी की भी आलोचना की। उन्होंने उन पर अछूत समुदाय को एक करुणा की वस्तु के रूप में प्रस्तुत करने का आरोप लगाया। साथियों अम्बेडकर ब्रिटिश शासन की विफलताओं से भी असंतुष्ट थे। उन्होंने अछूत समुदाय के लिए एक ऐसी अलग राजनीतिक पहचान की वकालत की जिसमें कांग्रेस और ब्रिटिश दोनों की ही कोई दखल ना हो। साथियों लंदन में 8 अगस्त 1930 को एक शोषित वर्ग के सम्मेलन यानी प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान डॉक्टर साहब ने अपनी राजनीतिक दृष्टि को दुनिया के सामने रखा, जिसके अनुसार शोषित वर्ग की सुरक्षा उसके सरकार और कांग्रेस दोनों से स्वतंत्र होने में है। हमें अपना रास्ता स्वयं बनाना होगा और स्वयं राजनीतिक शक्ति शोषितों की समस्याओं का निवारण नहीं हो सकती। उनका द्वार समाज में उनका उचित स्थान पाने में निहित है। उनको अपना रहने का बुरा तरीका बदलना होगा। साथियों उनको शिक्षित होना चाहिए। एक बड़ी आवश्यकता उनकी हीनता की भावना को झंझोड़ने और उनके अंदर उस दैवीय असंतोष की स्थापना करने की है जो सभी ऊंचाइयों का स्रोत है। साथियों डॉक्टर साहब ने कांग्रेस और गांधी द्वारा चलाई गई नमक सत्याग्रह आंदोलन की आलोचना की। उनकी अछूत समुदाय में बढ़ती लोकप्रियता और जन समर्थन के चलते उनको 1931 में लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया गया। साथियों वहाँ उनकी अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने के मुद्दे पर गांधी से तीखी बहस हुई एवं ब्रिटिश डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों से सहमत हुए। धर्म और जाति के आधार पर पृथक निर्वाचिका देने के प्रबल विरोधी गांधी ने आशंका जताई कि अछूतों को दी गई पृथक निर्वाचिका हिंदू समाज को विभाजित कर देगी। साथियों गांधी को लगता था कि सवर्णों को छुआछूत भुलाने के लिए उनके हृदय परिवर्तन होने के लिए उन्हें कुछ वर्षों की अवधि दी जानी चाहिए, किंतु यह तर्क गलत सिद्ध हुआ जब सवर्णों हिंदुओं द्वारा पूना संधि के कई दशकों द्वारा भी छुआछूत का नियमित पालन होता रहा। साथ ही 1932 में जब ब्रिटिशों ने अम्बेडकर के विचारों के साथ सहमति व्यक्त करते हुए अछूतों को पृथक निर्वाचिका देने की घोषणा की, कम्युनल अवार्ड की घोषणा गोलमेज सम्मेलन में हुई विचार विमर्श का ही परिणाम था। इस समझौते के तहत अम्बेडकर द्वारा उठाई गई राजनीतिक प्रतिनिधित्व की मांग को मानते हुए पृथक निर्वाचिका में दलित वर्ग को 2 वोटों का अधिकार प्रदान किया गया।
इसके अंतर्गत एक वोट से दलित अपना प्रतिनिधि चुन सकते थे व दूसरी वोट से सामान्य वर्ग का प्रतिनिधि चुनने की आज़ादी थी। इस प्रकार दलित प्रतिनिधि केवल दलितों को ही वोट से चुना जाना था। इस प्रावधान से अब दलित प्रतिनिधि को चुनने में सामान्य वर्ग का कोई दखल शेष नहीं रहा था, लेकिन वही दलित वर्ग अपनी दूसरी वोट का इस्तेमाल करते हुए सामान्य वर्ग के प्रतिनिधि को चुनने से अपनी भूमिका निभा सकता था। ऐसी स्थिति में दलितों द्वारा चुना गया दलित उम्मीदवार दलितों की समस्या को अच्छी तरह से तो रख सकता था, किंतु गैर उम्मीदवार के लिए यह जरूरी नहीं था। साथियों, उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास भी करता। लेकिन गांधी ने इस समय पूना की एरवड़ा जेल में थे। कम्युनल अवार्ड की घोषणा होते ही गांधी ने पहले तो प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर इसे बदलवाने की मांग की, लेकिन जब उनको लगा कि उनकी मांग पर कोई अमल नहीं किया जा रहा है तो उन्होंने मरण व्रत रखने की घोषणा कर दी। साथियों, तभी अम्बेडकर जी ने कहा कि यदि गांधी देश की स्वतंत्रता के लिए यह व्रत रखता है तो अच्छा होता, लेकिन उन्होंने दलितों लोगों के विरोध में यह व्रत रखा है, जो बेहद अफसोसजनक है। जबकि भारतीयों, ईसाइयों, मुसलमानों और सिखों को मिले इसी पृथक निर्वाचन के अधिकार को लेकर गांधी की ओर से कोई आपत्ति नहीं आई। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि गांधी कोई अमर व्यक्ति नहीं है। भारत में न जाने कितने ऐसे लोगों ने जन्म लिया और चले गए। अम्बेडकर ने कहा कि गांधी की जान बचाने के लिए वह दलितों के हितों का त्याग नहीं कर सकते। अब मरण व्रत के कारण गांधी की तबीयत लगातार बिगड़ रही थी। गांधी के प्राणों पर भारी संकट आन पड़ा और पूरा हिंदू समाज अम्बेडकर का विरोधी बन गया। साथियों, देश में बढ़ते दबाव को देख अम्बेडकर जी ने 24 सितंबर 1932 को शाम 5 बजे एरवड़ा जेल पहुंचे। यहां गांधी और अम्बेडकर जी के बीच समझौता हुआ, जो बाद में पूना पैक्ट के नाम से जाना गया। इस समझौते में अम्बेडकर जी ने दलितों को कम्युनल अवार्ड में मिले पृथक निर्वाचन के अधिकार को छोड़ने की घोषणा की, लेकिन इसके साथ ही कम्युनल अवार्ड से मिली 78 आरक्षित सीटों की बजाय पूना पैक्ट में आरक्षित सीटों की संख्या बढ़ाकर 148 करवा ली। इसके साथ ही अछूत लोगों के लिए प्रत्येक प्रांत में शिक्षा अनुदान में पर्याप्त राशि नियत करवाई और सरकारी नौकरियों से बिना किसी भेदभाव के दलित वर्ग के लोगों की भर्ती को सुनिश्चित किया। साथ ही इस तरह से अम्बेडकर जी ने महात्मा गांधी की जान बचाई। अम्बेडकर जी ने इस समझौते से असावधानी थे। उन्होंने गांधी के इस अनशन को अछूतों को उनके राजनीतिक अधिकारों से वंचित करने और उन्हें उनकी मांग से पीछे हटने के लिए दबाव डालने के लिए गांधी द्वारा खेला गया एक नाटक करार दिया। 1942 में अम्बेडकर ने इस समझौते का धिक्कार किया। स्टेट ऑफ माइनॉरिटी इस ग्रंथ में भी पूना पैक्ट संबंधी नाराजगी व्यक्त की है। भारतीय रिपब्लिकन पार्टी द्वारा भी इससे पहले कई बार धिक्कार सभाएं हुई हैं। साथियों, अम्बेडकर जी बाबा साहब के राजनीतिक जीवन के बारे में चर्चा करते हुए आपको बताते हैं कि अम्बेडकर जी का राजनीतिक कैरियर 1926 में शुरू हुआ और 1956 तक वो राजनीतिक क्षेत्र में विभिन्न पदों पर रहे। दिसंबर 1926 में बॉम्बे के गवर्नर ने उन्हें बॉम्बे विधानसभा के सदस्य के रूप में नामित किया। उन्होंने अपने कर्तव्यों को गंभीरता से लिया और अक्सर आर्थिक मामलों पर भाषण दिए। वे 1936 तक बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य थे। 13 अक्टूबर 1935 को अम्बेडकर जी ने सरकारी लॉ कॉलेज का प्रधानाचार्य नियुक्त किया गया और इस पद पर उन्होंने 2 वर्ष तक कार्य किया। साथियों, उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय के रामजस कॉलेज के संस्थापक श्री राय केदारनाथ की मृत्यु के बाद इस कॉलेज के गवर्निंग बॉडी के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। साथियों, अम्बेडकर साहब बम्बई में बस गए। उन्होंने यहाँ एक 3 मंजिला बड़े घर राजगृह का निर्माण कराया, जिसमें उनके निजी पुस्तकालय में लगभग 50,000 से अधिक पुस्तकें थीं
तब यह दुनिया का सबसे बड़ा निजी पुस्तकालय था। इसी वर्ष 27 मई 1935 को उनकी पत्नी रमाबाई की एक लंबी बीमारी के बाद मृत्यु हो गई। साथियों, रमाबाई अपनी मृत्यु से पहले तीर्थ यात्रा के लिए पंढरपुर जाना चाहती थीं, पर अंबेडकर जी ने उन्हें इसकी इजाज़त नहीं दी। अंबेडकर जी ने कहा कि उस हिंदू तीर्थ में जहां उनको अछूत माना जाता है, जाने का कोई औचित्य नहीं है। इसके बजाय उन्होंने उनके लिए एक नया पंढरपुर बनाने की बात कही। सन 1936 में अंबेडकर जी ने स्वतंत्र लेबर पार्टी की स्थापना की, जो 1937 में केंद्रीय विधानसभा चुनाव में 13 सीटें जीती। साथियों, अंबेडकर जी को बॉम्बे विधानसभा के विधायक के रूप में चुना गया। वह 1942 तक विधानसभा के सदस्य रहे और इस दौरान उन्होंने बॉम्बे विधानसभा में विपक्ष के रूप में नेता के रूप में भी कार्य किया। साथियों, इसी वर्ष अंबेडकर जी ने 15 मई 1936 को अपनी पुस्तक एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, जाति प्रथा का विनाश प्रकाशित की, जो उनके न्यूयॉर्क में लिखे एक शोध पत्र पर आधारित थी। इस पुस्तक में अंबेडकर जी ने हिंदू धार्मिक नेताओं और जाति व्यवस्था की जोरदार आलोचना की। उन्होंने अछूत समुदाय के लोगों को गांधी द्वारा रचित शब्द हरिजन पुकारने के कांग्रेस के फैसले की कड़ी निंदा की। बाद में 1955 के BBC साक्षात्कार में उन्होंने गांधी पर उनके गुजराती भाषा के पत्रों में जाति व्यवस्था का समर्थन करना तथा अंग्रेजी भाषा पत्रों में जाति व्यवस्था का विरोध करने का आरोप लगाया। साथियों, ऑल इंडिया शेड्यूल कास्ट फेडरेशन एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था, जिसकी स्थापना दलित समुदाय के अधिकारों के लिए अभियान चलाने के लिए 1942 में अंबेडकर जी द्वारा चलाई गई थी। वर्ष 1942 से 1946 के दौरान अंबेडकर जी ने रक्षा सलाहकार समिति और वायसराय की कार्यकारी परिषद में श्रम मंत्री के रूप में सेवारत रहे। साथियों, अंबेडकर जी ने भारत की आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय रूप से हिस्सा लिया था। पाकिस्तान की मांग कर रहे मुस्लिम लीग के लाहौर रिजोल्यूशन 1940 के बाद अंबेडकर जी ने थॉट्स ऑन पाकिस्तान नामक 400 पृष्ठों वाला एक पुस्तक लिखा, जिसने अपने सभी पहलुओं में पाकिस्तान की अवधारणा का विश्लेषण किया। इसमें उन्होंने मुस्लिम लीग की मुसलमानों के लिए एक अलग से देश पाकिस्तान की मांग की आलोचना की। साथ ही यह तर्क भी दिया कि हिंदुओं को मुसलमानों के पाकिस्तान का स्वीकार करना चाहिए। उन्होंने प्रस्तावित किया कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम बहुमत वाले हिस्सों को अलग करने के लिए पंजाब और बंगाल की प्रांतीय सीमाओं को फिर से तैयार किया जाना चाहिए। उन्होंने सोचा कि मुसलमानों को प्रांतीय सीमाओं को फिर से निकालने के लिए कोई आपत्ति नहीं हो सकती। अगर उन्होंने किया तो वे काफ़ी अपनी मांग की प्रकृति को समझ नहीं पाए। विद्वान वेंकट ढलीपाल ने कहा कि थॉट्स ऑन पाकिस्तान ने एक दशक तक भारतीय राजनीति को रोका। इसने मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच संवाद के पाठ्यक्रम को निर्धारित किया, जो भारत के विभाजन के लिए रास्ता तय कर रहा था। साथियों, हालांकि वे मोहम्मद अली जिन्नाह और मुस्लिम लीग की विभाजनकारी सांप्रदायिक रणनीति के घोर आलोचक थे, पर उन्होंने तर्क दिया कि हिंदुओं और मुसलमानों को पृथक कर देना चाहिए और पाकिस्तान का गठन हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ही देश का नेतृत्व करने के लिए जातीय राष्ट्रवाद के चलते देश के भीतर और अधिक हिंसा पनपेगी। उन्होंने हिंदू और मुसलमानों के सांप्रदायिक विभाजन के बारे में अपने विचार के पक्ष में ऑटोमन साम्राज्य और चेकोस्लोवाकिया के विघटन जैसी ऐतिहासिक घटनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने पूछा कि क्या पाकिस्तान की स्थापना के लिए पर्याप्त कारण मौजूद थे और सुझाव दिया कि हिंदू और मुसलमान के बीच के भेदभाव एक कम कठोर कदम से भी मिटाना संभव हो सकता है। उन्होंने लिखा है कि पाकिस्तान को अपने अस्तित्व का औचित्य सिद्ध करना चाहिए। कनाडा जैसे देशों में भी सांप्रदायिक मुद्दे हमेशा से बने रहे हैं, पर आज भी कांग्रेस और फ्रांसीसी एक साथ रहते हैं, तो क्या हिंदू और मुसलमान भी साथ नहीं रह सकते? उन्होंने चेताया कि दो देश बनाने के समाधान का वास्तविक क्रियान्वयन अत्यंत कठिनाई भरा होगा।
विशाल जनसंख्या के स्थानांतरण के साथ सीमा विवाद की समस्या भी रहेगी। भारत की स्वतंत्रता के बाद होने वाली हिंसा को ध्यान में रखकर की गई यह भविष्यवाणी सही थी। साथियों, व्हाइट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू द अनटेबल्स, कांग्रेस और गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। इस किताब के साथ अंबेडकर ने गांधी और कांग्रेस दोनों पर अपने हमलों को तीखा कर दिया। उन्होंने उन पर ढोंग करने का आरोप लगाया। साथियों, अंबेडकर जी ने अपनी राजनीतिक पार्टी को अखिल भारतीय अनुसूचित जाति फेडरेशन में बदलते देखा। हालांकि 1946 में आयोजित भारत के संविधान सभा के लिए हुए चुनाव में खराब प्रदर्शन किया। बाद में यह बंगाल, जहां मुस्लिम लीग सत्ता में थी, वहां से संविधान सभा में चुने गए थे। अंबेडकर जी ने बॉम्बे उत्तर में से 1952 का पहला भारतीय लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन उनके पूर्व सहायक और कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार नारायण काजोलकर से हार गए। 1952 में अंबेडकर जी राज्यसभा के सदस्य बन गए। उन्होंने भंडारा से 1954 के उपचुनाव में भी फिर से लोकसभा में प्रवेश करने की कोशिश की, लेकिन वे तीसरे स्थान पर रहे। कांग्रेस पार्टी जीती। 1957 में दूसरे आम चुनाव के समय तक अंबेडकर जी की निर्वाण मृत्यु हो गया था। साथ ही अंबेडकर जी 2 बार भारतीय संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा में महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले भारत की संसद के सदस्य बने थे। राज्यसभा सदस्य के रूप में उनका पहला कार्यकाल 3 अप्रैल 1952 से 2 अप्रैल 1956 के बीच था और उनका दूसरा कार्यकाल 3 अप्रैल 1956 से 2 अप्रैल 1962 तक आयोजित किया जाना था, लेकिन कार्यकाल समाप्त होने से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। साथियों, 30 दिसंबर 1956 को अंबेडकर जी ने अनुसूचित जाति महासंघ को खारिज करके रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की स्थापना की घोषणा की थी, लेकिन पार्टी के गठन से पहले 6 दिसंबर 1956 को उनका निधन हो गया। उसके बाद उनके अनुयायियों और कार्यकर्ताओं ने इस पार्टी के गठन की योजना बनाई। पार्टी की स्थापना के लिए 1 अक्टूबर 1957 को प्रेसिडेंसी साथियों 1 अक्टूबर 1957 को प्रेसिडेंसी की एक बैठक नागपुर में आयोजित की गई थी। इस बैठक में एन शिवराज, यशवंत अम्बेडकर जी और पीटी बोराले, एनजी पवार, दत्ता कट्टी, डीए रूपवते उपस्थित थे। 3 अक्टूबर 1957 को रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया का गठन किया गया और एन शिवराज को पार्टी के अध्यक्ष के रूप में चुना गया। साथियों, अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक हु वर द शूद्र कौन थे के द्वारा हिंदू जाति व्यवस्था के पदानुक्रम में सबसे नीची जाति यानी शूद्रों के अस्तित्व में आने की व्याख्या की। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि किस तरह से अछूत शूद्रों से अलग हैं। 1948 में हु वेयर द शूद्राज की उत्तर कथा द अनटचेबल्स ए थीसिस ऑन द ओरिजिन ऑफ अनटचेबिलिटी, अछूत छुआछूत के मूल पर एक शोध में अम्बेडकर जी ने हिंदू धर्म को लताड़ा। साथियों, कहा था हिंदू सभ्यता जो मानवता को दास बनाने और उसका दमन करने की एक क्रूर युक्ति है और इसका उचित नाम बदनामी होगा। एक सभ्यता के बारे में और क्या कहा जा सकता है जिसने लोगों के एक बहुत बड़े वर्ग को विकसित किया, जिसे एक मानव से हीन समझा गया और जिसका स्पर्श मात्र प्रदूषण फैलाने का पर्याप्त कारण है। साथियों, अम्बेडकर जी दक्षिण एशिया के इस्लाम की रीतियों में बड़े आलोचक थे। उन्होंने भारत विभाजन का तो पक्ष लिया, पर मुस्लिमों में व्याप्त बाल विवाह की प्रथा और महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार की घोर निंदा की। उन्होंने कहा लिखा कि मुस्लिम समाज में तो हिंदू समाज से ही भी कहीं अधिक सामाजिक बुराइयां हैं और मुसलमान उन्हें भाईचारे जैसे नरम शब्दों के प्रयोग से छुपाते हैं। उन्होंने मुसलमानों द्वारा अर्जल
वर्गों के खिलाफ भेदभाव, जिन्हें निचले दर्जे का माना जाता था, के साथ ही मुस्लिम समाज में महिलाओं के उत्पीड़न की, दमनकारी पर्दा प्रथा की भी आलोचना की। साथ ही उन्होंने कहा, हालांकि पर्दा हिंदुओं में भी होता है, पर उसे धार्मिक मान्यता केवल मुसलमानों ने दी है। उन्होंने इस्लाम में कट्टरता की आलोचना की, जिसके कारण इस्लाम की नीतियों का आरक्षक अनुपालन की बद्धता के कारण समाज बहुत कट्टर हो गया था और उसे को बदलना बहुत मुश्किल हो गया। उन्होंने आगे लिखा कि भारतीय मुसलमान अपने समाज का सुधार करने में विफल रहे, जबकि इसके विपरीत तुर्की जैसे देशों ने अपने आप को बहुत बदल दिया है। साथ ही सांप्रदायिकता से पीड़ित हिंदुओं और मुसलमानों द्वारा दोनों समूहों ने सामाजिक न्याय की मांग की अपेक्षा की। तो साथियों, ये हमारा दूसरा भाग था। जरूर आपको पसंद आया होगा।